नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एमपी टेट का लास्ट लेक्चर है हमारा पर्यावरण का, इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उन सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका आर्थिक भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो पहला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन से हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों के से संबंधित जो है, प्रजातियों के विकास से संबंधित जो बुक है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो उसमें जब भी नाम आएगा तो वो चार्ल्स डार्विन का आएगा। तो ये बुक किसकी है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने प्रजातियों के क्रमिक विकास के बारे में बताया था कि प्रजातियों का जो क्रमिक विकास है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और लेटेस्ट आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत एवं पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने उल्लेखनीय है। डार्विन का सिद्धांत प्रजातियों के क्रमिक विकास की संकल्पना, ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है, इस बुक का मेन टाइटल क्या है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसमें किस चीज पर बल दिया गया? प्रजातियों के क्रमिक विकास की संकल्पना पर बल दिया गया है। ज्ञातत्व है कि डार्विन तथा अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने इस विषय पर एक साथ अपने शोध प्रस्तुत किया था। डार्विन ने प्राकृतिक चयन तथा योगदान की उत्तरजीविता द्वारा प्रजातियों का उद्भव एवं विकास को बताया था। विश्व के जंतु प्रदेशों को विभाजित करने का प्रथम प्रयास आर एस वेल्स ने 1876 में दिया था। तो पूरे विश्व को 6 भागों में आर एस वेल्स ने 1876 में क्या था? डिवाइड किया था, जिसमें हम देख चुके थे कि जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है उसको 6 प्रदेशों में डिवाइड किया था, जिसमें जो नॉर्थ अमेरिका वाला बेल्ट है, तो एक आपका नॉर्थ अमेरिका का बेल्ट यहां पर आपको मिलता है, और उसी के नीचे आपको साउथ अमेरिका का बेल्ट मिलेगा। इस साइड आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो हर जगह इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये साउथ एशिया हो जाएगा, और यहाँ पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट लगा हुआ है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो 7 जो पार्ट है वो पहला पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, जिसको नी आर्कटिक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो मिलता है वो साउथ अमेरिका का मिलता है, जिसको ट्रॉपिकल, ठीक है, नियो ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है, या नियो ट्रॉपिकल याद रख लेना। थर्ड जो अफ्रीका में मिलता है, तो यहाँ पर तो इथोपिया की एक कंट्री है, उसी के आधार पर इथोपियन के नाम से डिवाइड किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से याद रख लेना है। जो एशिया का साउथ एशिया है, तो जो साउथ एशिया वाला पार्ट था, मोस्टली इंडिया वाला जो पार्ट था, इसको एक नाम दिया गया, तभी याद नहीं आ रहा, देखते हैं। तो ये तो फर्स्ट सेकंड ओरिएंट करके मिलता है, इसका एक ओरिएंटल करके मिलता है, ये याद रख लेना। और 1 2 3 4 और ये 5 और 6 जो मिलता है, ये आपका नियो आर्कटिक करके मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये जंतुओं के जो वर्गीकरण है, उसमें 2-3 लोगों के नाम आते हैं। एक डार्विन का नाम आएगा, जिन्होंने इनके क्रमिक विकास की संकल्पना दी थी, और आर एस वेलस ने पूरे विश्व के 6 प्रदेशों में इसको डिवाइड किया था। अगला क्वेश्चन, क्या ओरिजिन और स्पीसीज पुस्तक की परिकल्पना को किसने चुनौती दी थी? तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पी इजावा, वेरिस, कॉलमैन एंड मार्ग। तो इसको चुनौती करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डी वेरिस। तो डी वेरिस के द्वारा भी इसी बुक का आगे जाकर अध्ययन किया, और इन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके इसका एक नया कॉन्सेप्ट दिया। क्या कहा इसमें? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की परिकल्पना डॉविस वेरिस ने चुनौती दी थी। डार्विन के जो सिद्धांत है उसमें प्रजातियों के एक क्रमिक विकास को टारगेट किया गया था, लेकिन जो वेरिस ने प्रजातियों के उद्भव के लिए स्वतः प्रेरित अनानायस उद्विकासी परिवर्तन अथवा गुण परिवर्तन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, कि गुणों के परिवर्तन के आधार पर इनका यह कहना था कि प्रजातियों का जो विकास है वो एक क्रमिक रूप से होता है। इन्होंने कहा कि गुण परिवर्तन के आधार पर प्रजातियों का विकास होता है। तो ये दोनों लोगों के नाम याद रखेंगे, वेरिस ने इसको चुनौती दी थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो 1986 में आपको आंसर याद रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा कथन है या कौन सा पॉइंट है जो ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, तो ये होगा ही होगा। सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ द पैराफॉरेस्ट रीजन्स, ये भी होगा। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग के आपसे प्रभाव पूछे जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का किस तरीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर तीन चीजें हैं। तो वर्षा का स्थिर पैटर्न, की वर्षा के पैटर्न में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से, ऐसा कुछ भी इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा कि यानी कि वर्षा के पैटर्न पर इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, वायुमंडल, ये तो उसी का पार्ट है। रामसर कन्वेक्शन सिद्धांत से संबंधित है। तो ये अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ये 2019 में पूछा गया यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि रामसर जो कन्वेंशन है तो रामसर कन्वेंशन से कौन सा संबंधित नहीं है। तो या सॉरी संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड्स या ग्रीन हाउस। तो ये रामसर जो है ये आपका आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। आर्द्र भूमि क्या होता है, तो इसको पहले वेस्टलैंड माना जाता था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि जो आर्द्र भूमियां हैं ये हमारी एक बायोडायवर्सिटी का महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसको संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके संरक्षण के लिए 1971-72 में एक मीटिंग हुई रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग हुई, और उसी में कुछ लोगों ने जो एग्रीमेंट किया, उसी एग्रीमेंट में जितने लोग सहमत होते हैं उसी से एक एजेंडा बनाया जाता है जिसको रामसर के नाम से जाना जाता है। तो जो भी वेटलैंड्स हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव वेटलैंड्स होते हैं, उन वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया जाता है। इस रामसर से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे द कन्वेक्शन वाज साइन इन 2 फरवरी 1971 को। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि रामसर कन्वेक्शन जो साइन है वो कब हुआ था, 1971 में 2 फरवरी को। इसलिए 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस के यानी कि आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कहां पर हुआ था, ईरानियन सिटी में हुआ था, और ईरानियन सिटी का नाम क्या था, रामसर। तो ये ईरानियन सिटी रामसर के अंदर हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रामसर साइट नाम इसका रखा गया। ठीक है। तो इसमें पहले वर्ल्ड के कुछ फैक्ट है वो याद रखेंगे। तो वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में है जिसका नाम है कॉम्बर्ग पेनिनसुला। तो ऑस्ट्रेलिया की कॉम्बर्ग पेनिनसुला पूरे वर्ल्ड की पहली रामसर साइट है या पहली आर्द्र भूमि है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। दूसरा दिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामसर साइट रियो नेग्रो जो ब्राजील के अंदर है। तो रियो नेग्रो जो ब्राजील के अंदर स्थित है, तो इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रामसर साइट माना जाता है। रियो नेग्रो की अगर हम बात करेंगे तो ये अमेजन नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये अमेजन की क्या है, एक सहायक नदी है। तो ये अमेजन की एक सहायक नदी, इसको ब्लैक रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक रिवर, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है इसलिए इसको वेटलैंड बना दिया गया है। और वेटलैंड का सबसे बड़ा जो एरिया आता है वो साउथ अमेरिका की बोलिविया कंट्री के पास है। और वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी 2022 से मनाया जाता है। इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया ने रामसर साइट पर कब साइन किया था, तो इंडिया ने साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। और इंडिया की पहली जो रामसर साइट है उसमें 2 रामसर साइट इंडिया में पहली बार शामिल की गई थी। तो एक तो केवलादेव नेशनल पार्क को वेटलैंड साइट में शामिल किया गया था, दूसरा उड़ीसा की जो चिल्का लेक है जो लार्जेस्ट लेगून है, तो इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। लार्जेस्ट रामसर साइट अगर इंडिया की बात करेंगे तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है। और सबसे छोटी रामसर साइट की बात करेंगे तो रेणुका रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट है। और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट आपको कहां मिलती हैं, तमिलनाडु स्टेट के अंदर देखने को मिलती है।
इंडिया में टोटल 94 रामसर साइट हैं और इंडिया रैंक थर्ड, तो वर्ल्ड में इंडिया की थर्ड रैंक है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड किंगडम के पास 176 और मेक्सिको के पास 144 रामसर साइट है, उसके साथ 94 रामसर साइट के साथ इंडिया वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद अभी 2025 में कुछ रामसर साइट इंडिया में शामिल की गई हैं। तो 2025 में जितनी भी रामसर साइट है वो आपको पता होना चाहिए। तो 2025 के एंड तक इंडिया में 85 रामसर साइट थी। अब 85 के बाद 2 फरवरी 2025 को, फरवरी में क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो फरवरी 2 को 86वीं रामसर साइट शामिल किया गया सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर, द कत्थम गंडा सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। इससे पहले तमिलनाडु के अंदर 18 साइट थी, अब 2 साइट और ऐड हो गई, 20 हो जाती हैं। और सिक्किम की खिचुरापल्ली वेटलैंड, ये सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट है। तो इंडिया की सिक्किम की खिचुरापल्ली लेक को फर्स्ट टाइम रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा झारखंड का उथवा लेक, तो झारखंड का उथवा लेक क्या है, ये भी आपका फर्स्ट टाइम शामिल हुआ है। तो ये 89 रामसर साइट है। उसके बाद जून 2025 में आपका 2 रामसर साइट शामिल की गई हैं। तो एक था खिचन फौलादी या एक मैनार उदयपुर, ये दोनों ही राजस्थान के अंदर है, 90 और 91 रामसर साइट। इसके बाद गोकुल जलाशय को बिहार के सितंबर 2025 में 92 रामसर साइट बनाया गया और उदयपुर झील बिहार को सितंबर 2025 में 93 नंबर की रामसर साइट बनाया गया। और गंगबील जो लेक है, इसको गंगवाल भी बोल देते हैं, गंगवा लेक बिहार में लोकेटेड है, जिसको नवंबर 2025 में 94th रामसर साइट बनाया गया, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक का एग्जांपल भी है। तो इट इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया, गंगवाल लेक लोकेटेड इन बिहार। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संदर्भ में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि आयोजित हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपका किससे है, वियना कन्वेंशन से संबंधित है। तो वियना कहां पर है, तो जो ऑस्ट्रिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना। तो वियना के अंदर ही ओजोन क्षरण को लेकर यहाँ पर एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था। ठीक है ना। तो ओजोन क्षरण के प्रति चिंताओं के संदर्भ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जो 1985 में वियना कन्वेंशन में तैयार किया गया था। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन का, रियो डी जेनेरियो जून 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित यूएन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन है 1992 में हुआ था, ये वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ समिट था जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और यहीं पर एक एजेंडा 21 करके भी रेडी किया गया था। तो ये एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आपकी मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। तो बी आंसर आपका सही होगा। तो इसकी अध्यक्षता मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पूरा इसका मैंने लिख लिया है, इसको एजेंडा 21 वगैरह याद रखना। भारत में पर्यावरण संरक्षण, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण जो 1986 में पारित हुआ था ये अधिनियम, तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो 1986। तो इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में होती है और इंदिरा गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन है, राजीव गांधी। तो यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राजीव गांधी के द्वारा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस को हम कब मनाते हैं, तो हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 जून को पर्यावरण दिवस याद रखेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में जो विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था, तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन को यानी कि 5 जून 1972 को पर्यावरण दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका जो पहला सम्मेलन था वो स्टॉकहोम में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? तो अभी हम देख चुके थे कि ओजोन परत से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप आंसर लग सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हुआ था। ये कुछ प्रोटोकॉल से आपको याद करने होंगे। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा का एक शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल, जो कनाडा का सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी माना जाता है। तो मॉन्ट्रियल यहाँ पर, सॉरी, एक रिवर आइलैंड है यहाँ पर मॉन्ट्रियल, जिसमें आयोजन को नष्ट करने वाले तत्वों के उत्पादन और उपयोग को कम करने की आम सहमति बनाई गई थी। ओजोन O3 का सर्वाधिक सांद्रण समतल मंडल में, तो ये तो छोड़ देना, ये सब आप जानते हैं। और इसको इफेक्ट करने वाली सबसे जो मेन गैस है वो आपकी कौन सी है? CFC गैस। और ये 2-3 पॉइंट और याद रखना। एक तो जोसेफ फॉरमैन का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के बारे में सबसे पहले बताया था। और एक सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मॉलिना एंड रोनाल्ड ने पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन को निर्मित करने वाले रसायनों, संचयन और ओजोन क्षरण की जानकारी दी थी। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि ओजोन क्षरण की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो मॉलिना एंड रोनाल्ड के द्वारा दी गई थी। और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखलाओं में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया था? तो जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो इसमें याद रखना C. एल्टन का नाम आता है। तो C. एल्टन के द्वारा ये आंसर दिया गया था। तो 1927 में C. एल्टन ने भोजन श्रृंखलाओं में एक से अधिक कड़ियों के बारे में बताया। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना 9वीं शताब्दी में अरबी जैव वैज्ञानिक दार्शनिक अल जाहिद ने की थी। तो इसकी तो जरूरत नहीं है, ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। किसने द्वीप जैव विविधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ आइलैंड ऑफ बायोग्राफी? तो थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोग्राफी ये किसके द्वारा दी गई कहानी है? तो ये मैक ऑर्थर एंड विल्सन का बताया गया कॉन्सेप्ट है। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ द आइलैंड्स बायोग्राफी? तो ये मैक ऑर्थर एंड विल्सन की बुक का या उसकी थ्योरीज का नाम है। तो ये इसका डेटा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम? तो कौन सा यहाँ पर मानव निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र है? जैसे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं होगा। फॉरेस्ट भी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ग्रासलैंड भी नहीं है। लेकिन क्रॉपलैंड यानी कि जहां पर फसलें हो रही हैं, तो वो भी अपना एक इकोसिस्टम है। तो ये मानव के निर्मित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, देखे जरा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो बायोमास पर, बायोडायवर्सिटी, एनर्जी फ्लो या वेजिटेशन डेंसिटी? तो वैसे तो सारी चीजें ही जरूरी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है एनर्जी फ्लो। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशी होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज नॉट रिलेटेड, जैव विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में जाएंगे तो भारत को 4 हॉटस्पॉट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो आपका हिमालयन क्षेत्र आता है, एक आपका हिमालयन क्षेत्र, दूसरा आपका पश्चिमी घाट, तीसरा आपका श्रीलंका जो इंडो श्रीलंका के नाम से पढ़ते हैं, और चौथा आपका यहाँ पर सुंडा लैंड वाला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, इंडो श्रीलंका वाला, और इधर सुंडालैंड वाला। तो यहां पर कौन सा हॉटस्पॉट नहीं होगा? तो हिमालय, पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट भी आपका ये सुंडालैंड के आसपास आ रहा है, हिमालय से जुड़ा हुआ है। विंध्यन पर्वत इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डी बिल्कुल सही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट वगैरह याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? बताएं जल्दी। ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो ऑक्सीजन कौन से मंडल में मिलती है? तो ये तो कॉमन सेंस ही काम करता है। तो ऑक्सीजन जो आपको मिलेगी वो वायुमंडल में मिलेगी। हालांकि ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कोई भी आंसर इसमें से लगा सकते हो। दोनों में से एक आंसर आप यूज कर लेना, कोई भी लगा सकते हो, वायुमंडल, या बी लगा लो या डी लगा लो, दोनों ही ऑप्शन सही। अगला दिया हुआ है ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर का विश्लेषण किया गया था। तो ये किससे संबंधित है?
हिंद महासागर की सुरक्षा, दक्षिण एशिया सहयोग, यूरोप की सुरक्षा, तो ये संबंधित है पर्यावरण विकास अंतर संबंध। तो बर्टलैंड रिपोर्ट हम पहले भी पढ़ चुके थे, जिसमें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के रिलेशनशिप्स को बताया गया है। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में पर्यावरण विकास के अंतर संबंधों का विश्लेषण किया गया। हमारा साझा भविष्य तथा ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसका अनिवार्य पर्यावरण के सतत व टिकाऊ विकास पर जोर देना था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न आपको क्षेत्र कौन सा मिलेगा? जल्दी बताएं क्या होगा आंसर। तो विश्व का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये आपका मिलेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में, शीतोष्ण में, ओशियन में तो इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी बायोडायवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलेगी। तो ये सबसे समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र होगा। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है। तो दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे तो जो चिली वाला बेल्ट है, तो यहाँ पर जो मिलती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किस प्रकार की, जैसे नॉर्थ अमेरिका का कैलिफोर्निया हो गया, साउथ अमेरिका का चिली हो गया, तो इन जगहों पर जो जैव विविधता मिलती है वो आपको कैसी मिलती है? आपको उष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के लंग्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वन ही आएंगे, और इसमें अमेजन फॉरेस्ट, इसमें खास तौर पर याद रखना जो अमेजन वन है, तो ये खास तौर पर इनको वर्ल्ड के लंग्स कहा जाता है। और ये आपको किस देश में मिलते हैं? तो ये आपको साउथ अमेरिका के ब्राजील देश के अंदर दिखेंगे। तो साउथ अमेरिका के ब्राजील में आपको अमेजन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसको वर्ल्ड के लंग्स के नाम से जाना जाता है। द श्रब्स फाउंड इन द मेडिटेरेनियन बायोम्स ऑफ कैलिफोर्निया आर नोन एज, तो अभी हम बता चुके हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है कैलिफोर्निया, तो यहां पर जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय क्लाइमेट मिलता है, और एक आपको साउथ अमेरिका के चिली के अंदर भी सेम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको मिलता है। लेकिन कैलिफोर्निया वाला जो क्लाइमेट है, इसको चैपरेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चैपरेल्स के नाम से जाना जाता है। तो कैलिफोर्निया में जो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है या भूमध्य सागरीय जो बायोम मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको चैपरेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लोरल किंगडम, तो विश्व में सबसे ज्यादा साम्राज्यों में व्यापक साम्राज्य बोरियल क्षेत्र का, न्यूट्रो ट्रॉपिकल्स का, कैप रीजन्स का, या पैलियो ट्रॉपिकल्स का? तो इसमें बोरियल रीजन्स का जो टुंड्रा प्रजाति से संबंधित है, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। तो बोरियल्स आपका क्या, टैगा जनजाति आएगी, टुंड्रा नहीं। तो टैगा या बोरियल कोणधारी वन बायोम शीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में मिलते हैं, जिसमें स्प्रू, पाइन, फर, लर्च आदि वनस्पतियां देखने को मिलती है। मानसून फॉरेस्ट इज आल्सो नोन, तो मानसून फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को ही हम क्या कहते हैं? मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन द डिफाइन कंडीशंस इन विच ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज आर इंटररिलेटेड इज कॉल्ड, तो वह निश्चित दशा जिसमें संपूर्ण पादप एवं जंतु समुदाय अंतर संबंधित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बायोम के नाम से जानते हैं। ये हिंदी में अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इसको बायोम कर लेना, दोनों में से कोई भी आंसर आप लगा लेना, बायोम। ठीक है, दोनों का अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? बायोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पादप में वर्णित क्षेत्र प्रत्येक दिन समान से अधिक या कम होता है, काले बादल बनते हैं, फिर बिजली के साथ बारिश होती है। तो ऐसी जो है ये आपका भूमध्य रेखी यानी कि इक्वाटोरियल रीजन के अंदर होती है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वर्षा का और उच्च तापमान का क्षेत्र होता है, वो आपका 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, इक्वाटोरियल रीजन होता है। तो इस विषुवत क्षेत्र में वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा रेनफॉल भी इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जो इक्वाटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो भी आपको इसी क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो
सदाबहार वन मिलते हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको मिलते हैं। क्लियर हो गया? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। अगला दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। तो शुष्क वनस्पति का कौन सा उदाहरण नहीं होगा? तो स्वैम्प एल्गी तो ये तो नहीं आएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड ये नहीं आएगा, अकेसिया एंड कैक्टस शंकुधारी वन ये आपका हिमालयन क्षेत्रों में होते हैं ये भी नहीं, तो ये आ जाएगा। तो कैसिया एंड कैक्टस जिसको नागफनी वगैरह भी कहते हैं, तो ये आपके क्या है, शुष्क वनस्पति के सबसे अच्छे उदाहरण आपको मिल जाते हैं। तो ये शुष्क वनस्पति के सबसे अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। Which of the following is not associated with the established of biosphere reserve? तो निम्नलिखित में से कौन अभी तक स्थापित आरक्षित जैव मंडली क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवीसा में, रन ऑफ कच्छ इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? डी आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट आपका क्या है, एक हॉटस्पॉट है जो एक आपका डेंजर जोन में शामिल है, तो इसमें सही आंसर आएगा आपका पश्चिमी घाट। इन ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर ट्री शेड्स एंड लीव्स बिकॉज। तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण से छोड़ देते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को इसलिए पर्णपाती कहा जाता है क्योंकि वो गर्मी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जब जलवाष्प की कमी आती है या आर्द्रता की कमी आती है, तो वाष्पीकरण के दर को कंट्रोल करने के लिए, वाष्पीकरण के दर को कंट्रोल करने के लिए या तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं या फिर अपने पत्तों को कांटों में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर पत्तों को गिराने का पूछा गया, तो इसमें आपका आर्द्रता की कमी सही आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर मॉइस्चर या पानी की कमी के कारण ये गिरा देते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है? विषुवत रेखा, सवाना क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो इक्वाटोरियल रीजन वर्ल्ड का सबसे गर्म क्षेत्र भी है और वर्ल्ड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी मिलता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे गर्म क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आप लोग देखो, इसमें डेजर्ट दिया हुआ तो इसको डेजर्ट सही कर लेना। इसका जो ज्यादा बेस्ट आंसर है इक्वाटोरियल की जगह, क्योंकि ये डेजर्ट तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट लिख लेना, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये पूरे वर्ल्ड में या तो कर्क रेखा के सहारे पाए जाते हैं और या फिर मकर रेखा के सहारे मिलते हैं। तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो मरुस्थल है वो या तो कर्क रेखा के सहारे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर कर्क रेखा के सहारे देखेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको एक मरुस्थल मिल जाएगा जिसको कहते हैं सोनेरन और मोजावे मरुस्थल। तो ये इसी के आसपास मिल जाएगा, या कम से कम सोनेरन। नॉर्थ अमेरिका के बाद ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्रॉस करेगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाओगे तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। उसके बाद एशिया में जाएंगे तो एशिया में आपको अरब के मरुस्थल और इंडिया का और पाकिस्तान का थार डेजर्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से सेम अगर आप मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा आपकी साउथ अमेरिका से जाएगी, तो साउथ अमेरिका के अंदर वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल मिल जाएगा। फिर ये अफ्रीका से जाएगी तो अफ्रीका के अंदर आपको कालाहारी डेजर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा डेजर्ट है, जिसमें गिप्सम डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे डेजर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप इसकी जगह पर ये आंसर लगाएंगे तो डी ज्यादा बेस्ट होगा। तो डी आंसर आप कर सकते हैं। Which biomes has the highest species diversity? टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट deciduous forest या टेम्परेट ग्रासलैंड। तो कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है? तो हम जानते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, तो ये आपका सही आंसर आएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर्स दिए गए हैं, जैसे पचमढ़ी। पचमढ़ी तो जानते हैं आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है।
अगस्त्यामलाई आपका केरल में लोकेटेड है और मानस आपका असम में लोकेटेड है, यानी कि जो कोड बनेगा वो सेकंड और फोर्थ से स्टार्ट होगा। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड और वन, तो ये हमारा कोड सही होगा, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन, यानी कि डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन। तो इसमें सही आंसर क्या लगाएंगे, डी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला ये देखेंगे, पूरा मैच करके दिया हुआ है। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त्यामलाई केरल में, मानस असम के अंदर। अगला क्वेश्चन है अगस्त्यमलाई। तो अभी देख चुके थे कि जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। तो अगस्त्यमलाई कहां पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पर सेलवास के घास के मैदान है, टैगा है, सवाना है, पंपास है। पंपास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया वो आपसे ये नहीं। तो सवाना जो है ये आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाते हैं, सवाना वनस्पति। टैगा आपको हिमालयन क्षेत्रों में मिलता है, सेलवास आपको ब्राजील वगैरह में देखने को मिल जाएगा, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहां से पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की, तो उष्ण कटिबंधीय घास। तो अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करेंगे तो सेलवास सवाना क्या है, एक ग्रासलैंड है, तो ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आ जाएगा। उसके बाद अगर हम समशीतोष्ण टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका, या पहले ग्रास को देख लेते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेट ग्रास दिया हुआ है। तो जो आपका पंपास है ये टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट है, ठीक है। तो ये सवाना, तो ए का 3 होगा, तो ए का 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये मिल गया, और डी का 4 आपका यहाँ से मैच हो रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब बी का 2 आ जाएगा अपने आप। तो टेम्परेट फॉरेस्ट क्या, एक टैगा फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या आता है, सेलवास, जो साउथ अमेरिका के ब्राजील में मिलते हैं सेलवास, तो वो अमेजन वाले बेल्ट में मिलेगा, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये जो सेलवास है ये अमेजन वाले बेल्ट के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा दिया हुआ है। तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान आपके सवाना है, ये टैगा आ जाएगा, वन में आ जाएंगे सेलवास, तो ये पंपास आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है चरनोजम। चरनोजम मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो चरनोजम क्या एक सॉइल का टाइप है। तो जो यूएसए का जो सॉइल का विभाजन है उसमें चरनोजम प्रकार आता है। तो जो आपके यूएस के स्टेपी जो ग्रासलैंड है, तो जो स्टेपी ग्रासलैंड है उनके अंदर आपको क्या मिल जाता है, ये चरनोजम करके जो सॉइल है ये आपको स्टेपी ग्रासलैंड के अंदर मिल जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ये हमने कर लिया है स्टेपी का। अब कुछ फिर से दिए गए हैं, जैसे नामदफा। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड होगा। पेरियार आपका केरल में स्थित है, तो ये 4 हो जाएगा। बांदीपुर आपका कर्नाटक में लोकेटेड है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। और लामजाओ जो है ये आपका मणिपुर में है, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2413। तो 2413 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए आंसर आप लगा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल कार्बन सिंक। तो पहले तो ये देखें कार्बन सिंक किसको कहा जाता है, तो पूरी पृथ्वी पर जितना भी आपका वनस्पति मिलता है तो उस वनस्पति समुदाय को या वनस्पति क्षेत्रों को कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। और ये वनस्पति आपको स्थल पर भी मिलता है और समुद्र पर भी मिलता है। तो स्थल और समुद्र दोनों ही क्या है, कार्बन सिंक का काम करते हैं, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी सबसे बड़े कार्बन सिंकर के रूप में कार्य करती है। तो आर्कटिक हिमखंड, सहारा भूमध्य राखी और आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये में से महासागर सबसे बड़े कार्बन सिंकर है, लेकिन ये एक आपका क्या है, कोल्ड वाला रीजन है, तो यहाँ पर ज्यादा वेजिटेशन नहीं होगा। आर्कटिक शीट में तो पॉसिबल नहीं और डिजर्ट में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इक्वाटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है, जो एक लैंड का पार्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें अमेजन फॉरेस्ट भी शामिल होते हैं, तो ये वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्बन सिंकर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखिए। मरुस्थलीय बायोम में, अच्छा ये नहीं है, ये है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
विच नॉट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेजर्ट बायोमास या बायोम वेजिटेशन। तो मरुस्थली बायोम की वनस्पति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मरुस्थली वनस्पति होती है, जो डेजर्ट वाली वेजिटेशन आपको जब भी मिलेंगे, तो डेजर्ट वाले वेजिटेशन जब भी आपको मिलते हैं, इनमें क्या होता है, पानी की काफी, यानी कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है, या पानी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो पानी की यहाँ पर हमेशा क्या है, कमी पाई जाती है। इस कारण से ये क्या करते हैं, जो इनकी पत्तियां हैं, तो जो इनकी पत्तियां हैं, पत्तियों को या तो ये गिरा देते हैं, या फिर ये अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये इनकी जो छाल है, तो ये छाल को भी क्या कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, मोटी कर लेते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी क्या होती है कि जो जल स्तर होगा, जैसे यहाँ पर ये एक स्थलीय भाग है, तो यहाँ पर जो वाटर लेवल होगा वो शुष्क क्षेत्र है, तो वाटर लेवल काफी नीचे होगा, इसमें जो आर्द्रता होगी वो काफी नीचे होगी। इसलिए इन पेड़ों की जो रूट्स रहेंगी, इन पेड़ों के जो रूट्स रहेंगे, वो रूट्स काफी ज्यादा क्या रहेंगे, डीप रहेंगे। इतने ज्यादा डीप रहेंगे, बड़े रूट्स बनेंगे कि ये अंदर से पानी की नमी को प्राप्त कर सके। तो जो जितनी भी कांटेदार वनस्पतियां होती, इन सारी वनस्पतियों के रूट्स काफी बड़े होते हैं, क्योंकि नीचे खजाने तक हाथ लंबा पहुंचाना पड़ेगा। तो छोटी रूट नहीं मिलेंगी, यहां पर क्या मिलेंगी, बड़ी रूट मिलेंगी। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड के बारे में दिया गया है। जैसे पंपास की अगर हम बात करेंगे, तो ये पंपास आपको साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के आसपास मिलता है। प्रेरीज आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाता है। तो दो तो आपके इजीली मैच हो जाएंगे। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो मिलेगा, तो साउथ अमेरिका के अंदर जो मिलेगा वो पंपास मिलेगा, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिलेगा वो प्रेरीज मिलेगा। यानी कि बी का 1 और सी का 2। तो बी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, सी का 2 भी दिया हुआ है, तो बाकी में तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो ये तीनों आंसर नहीं आएंगे, तो ए ही आंसर आएगा। तो ए का 4 लगाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मिलेगा वो डाउन्स ग्रासलैंड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर एक बार मैच कर सकते हो। तो दक्षिण अफ्रीका में जो मिलेगा वेल्ड है, यहाँ पर प्रेरीज, यहाँ पर पंपास, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलेंगे। विच ऑफ द डे अमोंग द फ्लोइंग ओजोन डे सेलिब्रेशन। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसकी डेट याद रखेंगे, तो ओजोन लेयर की, सॉरी, ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर आपकी इसमें नहीं आएगी ओजोन लेयर के अंदर, तो सॉरी ग्रीन हाउस गैस के अंदर नाइट्रोजन को हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी सब आपकी ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मीथेन आपको मिल जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस में जाएंगे तो मीथेन, ग्रीन हाउस गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन। जो फ्रिज वगैरह में पाई जाती है, जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, वो कौन सी है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। कौन से सम्मेलन संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना था, तो रामसर, वियना, बेसल, या स्टॉकहोम। तो वियना और मॉन्ट्रियल, ये दो सम्मेलन मिलते हैं जो ओजोन से संबंधित हैं। तो इसमें ऑस्ट्रिया का वियना दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम ही वियना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलोइंग ऑफ द ताजमहल। तो ताजमहल का जो पीलापन हो रहा है, तो ताजमहल में जो पीलापन हमें देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, तो ताजमहल का जो पीलापन है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमें क्या है, ताजमहल में पीलापन देखने को मिल रहा है। ओवर विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द मैक्सिमम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एक्यूरेट। तो ओजोन लेयर की जो सबसे ज्यादा डिप्लेशन है वो अंटार्कटिका पर सबसे पहले खोज की गई थी, कि अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लेशन हमें देखने को मिलता है, और अंटार्कटिका आपको साउथ पोल पर मिलेगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे, बी बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर ये आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैस दैट आल्सो नोन एज द लॉफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस भी है, और इसके साथ साथ इसको लॉफिंग गैस के नाम से भी, यानी कि हंसाने वाली गैस के नाम से भी। तो मीथेन, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया,
इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर, कार्बन, क्लोरोफ्लोरो, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस के पार्ट है। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में मान्यता मिली है? तो भूटान एकमात्र देश है जहां पर कार्बन नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। तो सी आंसर बिल्कुल आ जाएगा। भूटान का एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो भूटान अपना जो डेवलपमेंट भी है वो हैप्पीनेस के आधार पर निकालता है। वर्ल्ड के अन्य देश जो है वो पर कैपिटा के इनकम के बेस पर निकालते, ये हैप्पीनेस के आधार पर निकालते, तो इसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग चलती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसमें शुरू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, और ये आ जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल में इसको शुरू किया गया था। तो ए आंसर आप इसका लगा सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज अनाउंस्ड इम्पोजिंग द कार्बन टैक्स 2019 रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस? तो किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने की योजना शुरू की गई थी? वो देश है आपका कौन सा? सिंगापुर। तो सिंगापुर के द्वारा इसका आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है यानी फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो आपका स्मोक इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरा इसमें फॉग जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा स्मोक। तो फॉग का मतलब यहाँ पर कोहरे से होता है और यहाँ पर स्मोक का मतलब धुएं से यानी कि प्रदूषण वाले धुएं से संबंधित है। तो ये जो घटना है ये आपको शहरी क्षेत्रों के अंदर मिलती है। तो शहरी क्षेत्रों में होने वाले कोहरे को तो शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले कोहरे को ही स्मॉग के नाम से जाना जाता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो इसको सल्फ्यूरिक फॉग के नाम से जाना जाता है, और एक सूर्य के प्रकाश की किरणों के साथ रासायनिक क्रिया करके जब फॉग बनता है यानी कि O3 का ये फॉर्मेशन करता है तो उसको फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? ओजोन का। एक फोटोकेमिकल ओजोन का निर्माण करता है। तो ये इस तरीके से आपके आज की क्लास के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज हमने पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर हम एक रामसर साइट के ऊपर टॉपिक लेकर आएंगे। वो यूजीसी नेट, एमपी टेट सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि सभी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम आर्द्र भूमि और रामसर साइट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आज एक रामसर साइट का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी तरीके से हम रामसर साइट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रामसर साइट के साथ। धन्यवाद।